तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखे थे और इसमें इन डिटेल बात हमने बताया था अर्थ के बारे में, उसके बाद में सूर्य के बारे में इन डिटेल बात को बताए थे। आज जो है जो भी एस्ट्रोनॉमी में आपका बचा हुआ है वह लेक्चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। सीधा मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में थोड़ा सा चंद्रमा बच गया है, उसके बाद में हमको सिजवी बताना है, फिर इक्लिप्स के बारे में बताना है कि ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, और प्लूटो को बता देंगे। उसके बाद क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी आज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले यह क्या था आपका, तो सबसे पहले यह सन था, याद कर लिए होंगे आशा करते हैं। सन के पास जो है ना वह मरकरी होता है, मरकरी के बाद जो है वेनस होता है, वेनस के बाद जो है आपका अर्थ होता है, अर्थ के बाद जो है वह मार्स होता है। यहां पर एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसको एस्टेरॉयड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर क्या है आपका, बृहस्पति है जिसको जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद में सैटर्न है, सैटर्न को हम लोग छल्ली वाला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूरेनस है यहां पर, और उसके बाद क्या है, नेपच्यून है, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका, प्लूटो है, यही ना। तो यह आपका क्या है, प्लूटो है। तो ध्यान से समझते चलिएगा, इस सब के बारे में कहानी इन डिटेल हमने बता दिया है। और यहां पर यह सन है, मरकरी को बोले तो बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, उसके बाद में यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून, और उधर जाकर के प्लेटो। यही ना टोटल जो है ना 8 ग्रह है। प्लूटो को जो है ना श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्लूटो के बारे में आज कहानी बताएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो है ना मार्स, मरकरी बता दिए, वेनस, अर्थ, मार्स, सब तो बता दिए। इसमें कहानी जो है ना रोटेशन और रिवॉल्यूशन से खूब पूछता है। पहला हो गया रोटेशन और उसके बाद में रिवॉल्यूशन। सुनो यहां पर ऐसे लिखो, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना। जैसे कि चक्कर कैसे लगाइएगा आप, किसी के घर के जाकर के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं तो वह चक्कर लगा रहे हैं, और अपने ही एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, यहां से ऐसे लेकर के यह घूम गया तो यह क्या हो गई, रोटेशन हो गई, ठीक है। अपने ही अक्ष पर घूम जाना तो यह रोटेशन कहलाता है। और खूब पूछता है कि पृथ्वी रोटेशन कितना देर में करता है, रिवॉल्यूशन कितना देर में करता है सन का। तो ध्यान से समझते चलिएगा, रिवॉल्यूशन हो गया और यहां लिख लीजिए रोटेशन, ठीक है। रोटेशन, सुनो रिवॉल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण, और रोटेशन क्या होता है, घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है अपने एक्सिस पर ही घूरना। यह कल बात बताए थे अर्थ में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो है आपका मरकरी, और मरकरी बोले तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। बुध हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा। उसके बाद में शुक्र के बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आते हैं। उसके बाद में मंगल के बाद बृहस्पति लिख लीजिए, बृहस्पति लिख लीजिए। बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा आपका, शनि आ जाएगा, शनि आ जाएगा। शनि के बाद कौन आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, अरुण आ जाएगा। अरुण के बाद क्या होगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यह सब कहानी हम बता देता हूं, आप छापते चले जाइए, यहां से सवाल जो है वह आती है, ठीक है। चलिए सुनो, यहां पर परिक्रमण का मतलब होता है चारों तरफ चक्कर लगाना, और रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पर घूम जाना। तो बुध जो है ना, यह परिक्रमण सन का कितने देर में लगाते, यहां से ऐसे गोल गोल घूम गया ना हो, तो गोल गोल घूम गया तो रिवॉल्यूशन हो गया, और यही अपने पर घूम जाएगा तो यह रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो परिक्रमण जो है ना वह 88 दिन में लगाता है। बुध जो है सूरज का चक्कर 88 दिन में लगाता है। शुक्र जो है 224 दिन में लगाता है। दिन लिख लो, यह डेज, ठीक है। यहां पर लिखते चलिएगा 224 क्या, तो डेज हो गया। तो शुक्र जो है ना सूरज का चक्कर कितना देरी में लगाता है, 224 दिन में लगाता है। पृथ्वी जो है ना 365 दिन में लगाता है। 365 दिन 6 घंटा होती है, और यही 4 साल चल जाएगा ना तो 6 4 के 24, 366 बन जाएगा दिन, और लीप ईयर हो जाएगी, ठीक है। यही कारण है ना कि क्या हो जाता है, वर्ष बदल जाता है रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है। मंगल 365 के बाद मंगल कितना दिन में, तो 687 दिन में क्या करता है, यह सूरज का चक्कर लगा देता है। बृहस्पति जो है ना वह 12 वर्ष में क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। शनि जो है ना वह 29 वर्ष में क्या होता है, चक्कर लगाता है, केकर, तो सूरज का चक्कर लगाता है। अरुण जो है ना यह 87 वर्ष में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और वरुण जो है ना वह 165 वर्ष में क्या करता है, चक्कर लगाता है, किसका, सन का। यह बात याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई। 88 दिन में क्या होता है, मरकरी सबसे निकटतम ग्रह सूरज से कौन है, तो यह बुध है। और बुध कितना दिन में चक्कर लगा लेता है, तो 88 दिन में। उसके बाद में शुक्र जो है ना वह कितना दिन में लगाता है, 224 दिन में, और 365 दिन
दिन में, मार्च 687 दिन में, जुपिटर हो गया 12 साल, सैटर्न हो गया 29 साल, उसके बाद में यूरेनस हो गया आपका कितना, तो यूरेनस हो जाएगा आपका यहां लिख लीजिए 87 वर्ष, और उसके बाद में नेपच्यून कितना हो जाएगा, तो 165 वर्ष में क्या करती है, यह सूरज का चक्कर लगा लेती है, जबकि रोटेशन अलग है, रोटेशन अपने एक्सिस पर घूम जाना, यहां पर ऐसे घूम जाएगा, तो जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूम जाती है तो दिन रात होती है, और सूरज का चक्कर लगा लेती है तो क्या हो जाता है, साल बदल जाता है। ठीक है, यह बात तो बता दिए थे। चलिए, तो 88 दिन हो गया, यहां पर रोटेशन जो है ना यह कितना देर में करता है, तो 59 घंटा में कर लेता है। ठीक है, बुध जो है ना अपने एक्सिस पर कितना देरी में घूम जाता है, 59 घंटा में घूम जाता है। शुक्र जो है ना अपने एक्सिस पर कितना देरी में घूम जाता है, तो 243 घंटा में घूम जाता है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी जो है ना वह 23 घंटा 56 मिनट 8 सेकंड होती है, तो 24 घंटा हम लिख देता हूं, सीधा सीधी बात। उसके बाद में मंगल जो है ना अपने एक्सिस पर 25 घंटा में क्या करता है, यह घूम जाता है। उसके बाद में बृहस्पति जो है ना वह कितना, 9.5 घंटा में अपने एक्सिस पर घूम जाता है। ठीक है, उसके बाद में शनि जो है ना वह 10 घंटा में क्या होता है, अपने एक्सिस पर घूम जाता है। उसके बाद में अरुण जो है ना यह 18 घंटा में क्या करता है, 18 घंटा में यह घूम जाता है अपने एक्सिस पर, और वरुण जो है यह भी 18 घंटा में क्या करता है, अपने एक्सिस पर यह रोटेट कर जाता है। यह बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, बुध यह सबका कलर वगैरह पूछ देता है, तो इसका कलर जो है ना ग्रे हो गया। ठीक है, बुध का कलर हो गया ग्रे, शुक्र का लिख लो येलो, येलो हो गया। उसके बाद में पृथ्वी का लिख लीजिए ब्लू। ठीक है, पृथ्वी की कलर कैसा होती है, ब्लू होता है। मंगल का कलर जो है ना वह रेड होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति का कलर जो है ना वह ऑरेंज होता है। शनि का कलर जो है ना गोल्ड येलो होता है। ठीक है, गोल्ड येलो होता है। अरुण का कलर जो है ना वह ब्लू प्लस ग्रीन होती है, ब्लू प्लस ग्रीन होती है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन पाए जाते हैं CH4। और वरुण का कलर क्या होता है, इसका भी कलर जो है ना यह ब्लू होता है। ठीक है, यह बात हम बता दिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु। ठीक है, पुच्छल तारा लिखो या इसी को धूमकेतु लिखो। ठीक है, धूमकेतु, इसको हिंदी में हम लोग धूमकेतु और इंग्लिश में बोलते हैं कमेट्स। ठीक है, पुच्छल तारा क्या होता है, तो पुच्छल तारा होता है क्या एस्ट्रॉयड जो है आपका क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ है, तो क्षुद्र ग्रह जो है ना यह आपका है जुपिटर और मार्स के बीच में, जबकि बौना ग्रह जो है ना वह प्लूटो को कहा जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे, क्षुद्र ग्रह अलग है और बौना ग्रह जो है ना वह अलग है। ठीक है, चलिए, तो पुच्छल तारा या धूमकेतु यह जो है ना एस्ट्रॉयड के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यह कण के बराबर हो जाता है, और यह सूरज के चारों तरफ जाकर के चक्कर लगाने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। ठीक है, धूम या धूल से बन जाता है जी, धूल इसके चारों तरफ जाकर के घूमने लगेगा तो वही तो धूमकेतु कहलाएगा। ठीक है, कॉमेट्स कहलाएगा। तो लिख लो, यदि क्षुद्र ग्रह, यदि क्षुद्र ग्रह के बहुत या क्षुद्र ग्रह के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यदि क्षुद्र ग्रह के बहुत बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कण के बराबर, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े बोले तो कण के बराबर हो जाते हैं, कण के बराबर हो जाते हैं, तो यह सूर्य का चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, यह सूर्य का चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, लगाने लगता है, जिसे धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, धूमकेतु कहते है। समझ में आई बात। इसको पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका पूंछ निकला होता है। ठीक है, इसको पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं, तो इसकी पूंछ जो है ना इस तरह से, यह आपका धूमकेतु है तो देख रहे हो इसका पूंछ जो है ना यह कहां निकला है, तो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में इसका पूंछ जो है ना यह निकला हुआ है। तो धूमकेतु का क्या होता है, पूंछ निकला होता है, इसीलिए इसको हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। लिख लो, इसकी पूंछ निकली होती है, इसकी पूंछ निकली होती है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। पूंछ निकली होती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा कहते है। समझ में आ गई बात कि पुच्छल तारा क्या होता है, तो पुच्छल तारा होता है कि एस्ट्रॉयड के जो है ना छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और यही जाकर के सन के चारों तरफ घूमने लगेगा, तो क्या कहलाएगा, आपका धूमकेतु कहलाएगा। धूमकेतु का मतलब यह डस्ट पार्टिकल है जिसकी पूंछ निकली होती है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। इसकी पूंछ जो है ना अपोजिट डायरेक्शन निकलता है सन के, मतलब सन के विपरीत दिशा में इसकी पूंछ होती है। लिख लो, सूर्य के विपरीत दिशा में इसकी पूंछ होती है। ठीक है, इसकी पूंछ होती
है। समझ में आई बात। इसकी पूछ जो है ना कैसे होता है, तो इसकी पूछ जो है ना सूरज के विपरीत दिशा में होता है। और नोट में यहां पर बात डाल करके लिख लीजिएगा कि कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट आपका धूमकेतु, ठीक है, कुछ सम इंपॉर्टेंट कमेट्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कमेट्स। कमेट्स का मतलब होता है क्या, आपका धूमकेतु, ठीक है, पुच्छल तारा। पहला जो है ना आपका एर्की नामक धूमकेतु जो है ना वह 3 वर्ष पर निकलता है। एर्की, काहू तेकू और हेली, यह 3 को इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एर्की नामक धूमकेतु जो है ना, एर्की नामक धूमकेतु 3 वर्ष पर निकलता है, 3 वर्ष पर निकलता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा का जो है ना एर्की के बाद काहू तेकू काहे लिखा गया जी, काहू तेकू, ठीक है। काहू तेकू धूमकेतु जो है ना, धूमकेतु यह 7600 वर्ष पर निकलता है, 7600 वर्ष पर निकलता है। और उसके बाद में तीसरा लिख लीजिएगा आपका हेली नामक धूमकेतु जो है ना वह 76 वर्ष पर निकलता है, जबकि काहू तेकू धूमकेतु जो है ना वह 7600 वर्ष पर निकलता है। जबकि हेली नामक धूमकेतु जो है ना, हेली नामक धूमकेतु 76 वर्ष पर निकलता है, 76 वर्ष पर निकलता है। यह हेली नामक धूमकेतु जो है ना कब निकला था, तो यह लिखना था जब पिछली बार निकला था 9 फरवरी 1986 को निकला था, ठीक है। हेली नामक धूमकेतु जो है ना कब का निकला हुआ है, तो 9 फरवरी 1986 का निकला हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना अगला कब निकलेगा, तो यह निकलेगा आपका 9, यहां पर 9 फरवरी नहीं जी, यह है आपका क्या 18 फरवरी। और अब की निकलेगा क्या 9 फरवरी की 2 फरवरी, वेरी सॉरी, यहां पर 9 फरवरी 1986 को निकला था पहला धूमकेतु, ठीक है। केवल 1986 देता लिख दीजिएगा, सही हो जाएगी, ठीक है। 9 फरवरी एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं, 9 फरवरी 1986 को निकला हुआ था हेली नामक धूमकेतु। और अगला कब निकलेगा, तो यह निकलेगा 2 फरवरी 2062 में, ठीक है। 76 वर्ष पर कितना हो गया, 14 और 62, 76 हो तो गई। समझ में आ रही है बात, 62 समझ में आ रही है, बोलो। तो 1986 में क्या था, हेली नामक धूमकेतु निकला हुआ था। और अब जो है कब निकलेगा, तो यह निकलेगा 2 फरवरी 2062 को निकलेगा हेली नामक धूमकेतु, ठीक है। 76 वर्ष पर निकलता है धूमकेतु। समझ में आ गए पुच्छल तारे, कि पुच्छल तारे क्या होते हैं, पूछ होता है सूरज के विपरीत दिशा में, इसीलिए इसको पुच्छल तारे बोलते हैं। एस्ट्रोनॉइड को छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यह जा करके सूरज के चारों तरफ परिक्रमण करने लगता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, ठीक है। बोलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, अब चंद्रमा, ठीक है। चलो मिटा दे, बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेडिंग लगा लीजिए क्या, अब चंद्रमा, और इसी में लपेट लेंगे सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण और प्लूटो को, और कहानी हो जाएगी आपकी समाप्त, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी की कहानी जो है वह समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। चलिए डायग्राम जो है ना यह आनी चाहिए आपको भी। इसके लिए कोई कोई कोड बताता है ऐसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट, ठीक है। इस तरह से काहेला झूठों के लिखने से फायदा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, चंद्रमा। और चंद्रमा क्या होता है, तो चंद्रमा का जो है ना यह सैटेलाइट है, केकर, अर्थ का, ठीक है। अर्थ की क्या है, सैटेलाइट है, लिखो। चंद्रमा का मतलब होता है मून, चंद्रमा का मतलब है मून, ठीक है। मून यह किसका सैटेलाइट है, तो उपग्रह जो है ना यह पृथ्वी की उपग्रह है, पृथ्वी की उपग्रह। इसको रात का रानी कहा जाता है। रात का रानी किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। उसके बाद में पृथ्वी की क्या है, यह उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखोगे, तो लिख लो, रात की रानी हो गया, पृथ्वी की उपग्रह हो गया। इसको पृथ्वी से दूरी पूछता है जी, पृथ्वी से दूरी कितना है, तो पृथ्वी से दूरी जो है ना वह 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर हो गया। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश पहुंचने में कितना देर लगता है जी, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। प्रकाश पहुंचने में लगा समय, प्रकाश पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1.3 सेकेंड। जबकि नोट में क्या लिखना है, तो नोट में लिखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक
पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है। 18 सेकेंड का समय लगता है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है। इसका अध्ययन जो है ना, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो चंद्रमा का अध्ययन जो है ना वह सेरेनोलॉजी कहलाता है। सेरेनोलॉजी होता है, सेरेनोलॉजी, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन, इसी को हम लोग मेहताब भी बोलते हैं उर्दू भाषा में, ये सब कहला लिखोगे। अध्ययन जो है ना यह सेरेनोलॉजी हो गया। प्रकाश पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। और एक बात लिखोगे नोट में, क्या लिखोगे, तो देखो हमने कमेट्स के बारे में नोट में थोड़ा सा छोड़ दिया है क्या, तो लिख लीजिएगा कि कमेट्स जो है ना, पुच्छल तारे, धूमकेतु, यह कंटिन्यूअसली दिखाई देते हैं। कल यह बात ऐसे बोल दिए थे, ठीक है। धूमकेतु कंटिन्यूअसली दिखाई देते हैं, जबकि उल्का पिंड जो है ना वह 1-2 सेकंड तक दिखता है, फिर नहीं दिखता है, ठीक है। लिख लो, धूमकेतु कंटिन्यूअसली लगातार दिखते हैं, जबकि उल्का का मतलब होता है मेटियोर्स, उल्का नहीं दिखता है। उल्का, या ऐसे उल्का मत लिखो, जबकि टूटता हुआ तारा, कहानी बताए हैं कि टूटता हुआ तारा क्या है जी, टूटता हुआ तारा लाइटनिंग स्टार के बारे में बताए तो है। धूमकेतु लगातार दिखते हैं, जबकि टूटता हुआ तारा कंटिन्यूअसली नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, नहीं दिखाई देते हैं। और एक कहानी और लिखोगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का जो है ना वह ध्रुवीय व्यास कितना है और विषुवत-रेखीय व्यास कितना, खूब पूछता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है ना वह 12,700 कितना हो जाएगा जी, 56 किलोमीटर, ठीक है। और विषुवत-रेखीय व्यास कितना है, तो विषुवत-रेखीय व्यास जो है वह है 12,714 किलोमीटर। अर्थात यह दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। अंतर कितना हो गया, तो 42 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के उपग्रह रात का रानी पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। प्रकाश पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है। अध्ययन जो है ना चंद्रमा का सेरेनोलॉजी कहलाता है। रात की रानी, यह सब हो गई। और क्या लिखोगे, सुपर मून और उसके बाद में ब्लू मून, ठीक है। और तब बता देता हूं इक्लिप्स वगैरह, ठीक है। सुपर मून क्या होता है, तो सुनो, सुपर मून क्या है, तो सुपर मून जो है ना, अब कहानी बताता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहां पर सन हो गया, ठीक है, यहां पर आपकी पृथ्वी हो गई, यहां आपकी पृथ्वी हो गई, ऐसे लिखोगे, यहां पर ऐसे सन, यहां सन हो गया, ठीक है। यहां जो है आपका पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई। और अर्थ का सैटेलाइट कौन है, तो मून है, ठीक है। मून क्या है, सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। इसके जस्ट माथा पर बैठा हुआ कौन है, तो मून सैटेलाइट है इसका। अब आ जाता है मून यहां पर, ठीक है। घूमते हुए मून जो है ना यहां पहुंच गया, घूमते हुए मून जो है ना सन के क्या पहुंच गया, नजदीक पहुंच गया, पास पहुंच गया, नजदीक पहुंच गया। ध्यान से देखना, चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगाते यह पहुंच गया कहां पर, सन के नजदीक पहुंच गया। तो सन के नजदीक पहुंच जाएगा ना तो चंद्रमा क्या होगा, बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है, बड़ा दिखने लगेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मून बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लो, यदि चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाते, यदि चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाते करीब पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपर मून कहते हैं जी, जिसे सुपर मून कहा जाता है, ठीक है, सुपर मून कहा जाता है। सुपर मून का मैक्सिमम कितना भाग देखा जा सकता है, तो मून का मैक्सिमम भाग जो है ना यह 59% देखा जा सकता है, ठीक है। 59% मैक्सिमम देखा जा सकता है। क्या पूरा चंद्रमा देख लीजिएगा, कबो नहीं, पूरा चंद्रमा कबो नहीं देख पाइएगा। चंद्रमा का मैक्सिमम भाग 59% ही देख पाइएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, 59% मैक्सिमम भाग देखा जा सकता है। और क्या लिखोगे, यहां पर देखो, यह मून जो है ना चक्कर लगाते कहां पर आ गया, सन के नजदीक आ गया। तो जब सन के नजदीक आ गया ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कंजक्शन बोलते हैं, युति बोला जाता है, ठीक है, इसको कंजक्शन बोला जाता है,
कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है युति, ठीक है। और यह घूमते घूमते यहाँ फिर दूर चला गया मून, तो इसको बोला जाता है क्या, वियुति, ठीक है। इसको अपॉर्चुनिटी बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते यह पूरे सन के पास पहुंच जाता है तो इस घटना को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, और लेकिन यही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सन से दूर चला जाता है तो इसको हम लोग ब्यूटी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। बोलिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम जी जियोग्राफी में, ठीक है। तो चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है और करीब पहुंच जाता है तो सुपर मून, मैक्सिमम कितना भाग देखा जा सकता है चंद्रमा का, तो 59% जो है ना मैक्सिमम देखा जा सकता है। जबकि सुपर मून के बाद अगला क्या होता है, ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून क्या होता है, तो ब्लू मून जो है ना, यदि एक ब्लू मून, यदि पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा एक महीना में, हर एक महीना में तो एगो पूर्णिमा होती है, अमावस्या भी होती है, ठीक है। लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है ना, यह क्या है आपका हर एक महीना में थोड़ी लगेगा, जबकि पूर्णिमा और अमावस्या हर एक महीना में होगी। अभी बताएंगे कहानी, तब बताना चाहिए था, ठीक है। चलो ब्लू मून के बारे में जब लिख दिए तो बता देते हैं, ठीक है। ब्लू मून यदि एक महीना में 2 पूर्णिमा पड़ जाती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो, एक पूर्णिमा जो है ना एक महीना में पड़ा, ठीक है। और मान के चलिए कि कभी कभी होता क्या है कि एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाते हैं, ठीक है, और इसी घटना को बोला जाता है ब्लू मून, ठीक है। लिख लो, यदि एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाते हैं, यदि एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाते हैं तो इसे ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। इसे ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। चंद्रमा पर पहला बार कौन पहुंचा था जी, ठीक है, बताओगे? 21 अगस्त 1969 को अपोलो से एक व्यक्ति गया था, ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला, नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा कदम रखने वाला एडविन एंडरलिन। लिखो, पहली बार जो है ना कौन गया था, तो यहां पर चंद्रमा के सतह पर पहला कदम किसने रखा, यह सवाल आया हुआ है जी। पहला कदम रखा, तो यहां पर लिखो पहला कदम कौन था, एडविन एंडरलिन, अपोलो यान से भेजा गया था। एडविन, नील आर्मस्ट्रांग पहले, नील आर्मस्ट्रांग यह पहला कदम रखा जी, पहला कदम रखा। जहां कदम रखा वहां पर मारिया का मैदान भी है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग कब रखे थे, 21 अगस्त 1969 को। और दूसरा यहां पर लिखना है, चलो मिटा देता हूं, ठीक है। दूसरा कदम जो है ना कौन रखा था, तो एडविन एंडरलिन रखा था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग। पहला कदम कब रखा था, 21 अगस्त 1969 को। और दूसरा कदम जो है ना एडविन एंडरलिन रखे थे, ठीक है। यहां पर सी ऑफ ट्रायंगुलिटी है, जहां पर कदम रखा था उसको सी ऑफ ट्रायंगुलिटी बोलते हैं। और यह पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग जहां पर रखे वहां मारिया का मैदान है। चलो बताते हैं लिख करके, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 21 अगस्त 1969 हो गया। दूसरा का जो है आपका एडविन एंडरलिन, यह क्या था, दूसरा कदम रखे थे, दूसरा कदम रखा, ठीक है। यह दोनों जहां कदम रखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कदम जहां रखा उसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी बोलते हैं। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंडरलिन जहां पर कदम रखे उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी बोलते हैं। और नोट में बात यह भी लिख लेना कि जहां पर नील आर्मस्ट्रांग कदम रखे थे ना वहां पर क्या है, मारिया का मैदान है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग जहां कदम रखे थे वहां मारिया का मैदान है, ठीक है, मारिया का मैदान है। समझ में आई बात? यह मिटा दे, ब्लू मून समझ में आ गया। यदि एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाते हैं तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। इसीलिए जो है ना चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर 28 दिन का होता है। लिखो, इसीलिए जो है ना, इसीलिए चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर पंचांग, कैलेंडर का हिंदी पंचांग, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर पंचांग CALENDR, ठीक है, कैलेंडर 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। जबकि सूर्य पर आधारित कैलेंडर 31 दिन का होता है। 30 से 31 दिन लिखो, 31 दिन। इसलिए चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर 28 दिन का होता है।
ठीक है। और सूर्य पर आधारित कैलेंडर जो है ना, सूर्य पर आधारित कैलेंडर 31 दिन का होता है। मिटा दे, 31 दिन लिख लो। यह समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बताते हैं क्या इक्लिप्स के बारे में, कि इक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होता है। मिटा दे, बोलो। चलो ग्रहण के बारे में बताता हूं कि ग्रहण है क्या। ट्रांजिट थोड़ा सा बताना है और उसके बाद में फिर हम आ जाएंगे प्लूटो के ऊपर, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा से पढ़ते रहना है, रख हौसला, कभी तो नाम होगा ही। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। इसलिए अच्छा से पढ़ते रहना है। चलो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, कंजक्शन। लेकिन इससे पहले चलो एक कहानी सन के बारे में, सन बोले है अर्थ और मून के बारे में छूट गया है, बता देता हूं। ठीक है, जो जो ब्रेन में है मेरे पास वह सब बताएंगे। इतना कर लीजिए, सवाल बाहर नहीं जाएगी, बात खत्म। ठीक है, ऐसे बनाना है। या इलेक्ट्रिकल पाथ पर चक्कर लगाते, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, केपलर साहब बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ हो गया। और यहां पर क्या है, आपका मून का ऑर्बिट है। यदि मून जो है यहां पर पहुंच गया, अर्थ के समीप पहुंच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिग्यू। पेरिग्यू, पेरिग्यू बोला जाता है। इसको उपभू बोला जाता है, उपभू। ठीक है, उपभू बोला जाता है। पहला कंडीशन, यदि अर्थ के करीब पहुंच गया तो उपभू, और यदि दूर चला गया, यदि जो है ना, यदि दूर चला गया मून, ठीक है, यह करीब पर कंडीशन बनेगा, नजदीक पर बनेगा, नजदीक पर बनेगा। और यह जो है ना दूर पर बनेगा। दूर चला गया तो क्या कहलाएगा, यह पेरिग्यू हो गया, यह एपिग्यू हो जाएगा। एपिग्यू को बोलते हैं अपभू। अपभू, तो उपभू और अपभू समझ में आ गई बात। तो उपभू होता है क्या, कि यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के करीब पहुंच जाती है तो इस घटना को पेरिग्यू बोला जाता है, उपभू बोला जाता है। और यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते दूर चली जाती है तो उस घटना को हम लोग अपभू बोलते हैं। ठीक है, एपिग्यू बोला जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था जी, तो यहां पर सन था, सब बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी। यहां हो गया आपका क्या, तो यह लिख लो अर्थ। ठीक है, और यहां पहुंच गया मून इस बार। ठीक है, फिर यहां मून पहुंच गया। ठीक है, अच्छा यहां मून है और यहां मून है। ठीक है, अब मून जो है ना सन के करीब पहुंच गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अभी बताएं ही, कंजक्शन इसको बोला जाता है युति। और यहां पर दूर पहुंच गया तो इसको बोला जाता है वियुति। इसको अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रही है, बोलिए। तो यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सन के करीब पहुंच जाता है तो इस घटना को कंजक्शन, युति बोला जाता है। ठीक है, और यदि चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी का और सूरज से दूर चला जाता है, इसको वियुति बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। तीसरा कंडीशन, अच्छा इसमें देखो, यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सन के पास पहुंच जाता है ना, तो ज्वार भाटा जो है ना समुद्र में बहुत ज्यादा तेज आती है। ठीक है, नोट में बात लिख दे, क्योंकि यह दोनों सन और सन हो गया और चंद्रमा हो गया, दोनों जो है ना ग्रेविटी फोर्स से क्या करता है, खींचता है। अट्रैक्शन जो है ना ज्यादा होती है, जिसके चलते जलधारा जो है ना वह ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, समुद्र की जो ज्वार भाटा होती है ना वह क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, समुद्र की लहरें तेज हो जाती है, लिख लो। ठीक है, यदि नोट में बात डाल करके, यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते, यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सन सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है, सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है तो ज्वार भाटा की लहर तेज हो जाती है। ठीक है, ज्वार भाटा की लहर तेज हो जाती है। कारण क्या है जी, तो कारण इसका लिख लो। कारण दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कारण क्या होगा, सूर्य एवं चंद्रमा मिलकर खींचते हैं। ठीक है, मिलकर खींचते हैं पानी को, जल को क्या करते हैं, मिलकर के खींचते हैं, एकदम तेज गति से खींचता है। तो जाहिर सी बात है कि ज्वार भाटा की लहर जो है ना वह क्या हो जाएगा, यह तेज हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन यहां पर लिख लीजिएगा क्या, कि यह हो गया सन। यहां लिखो, ऐसे पहले क्या लिखेगा, यहां बना लो ऑर्बिट, और यहां कर लेना है सन को। इस बार यहां पृथ्वी हो गया, इस बार अर्थ है, और फिर यहां पर आ गया अर्थ है। ठीक है,
बोलो। तो अर्थ जो है ना सूरज की चक्कर लगाते लगाते, ठीक है, पृथ्वी यदि सूरज का चक्कर लगाते लगाते कहां पहुंच जाती है, यह नजदीक पहुंच जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, और दूर चल जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, बताइए। एपी साइड होता है एगो आपका, और यह एपी साइड तो इसको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं जी। बताइए यह क्या हो जाएगा, अपसौर और उपसौर, इसको बोलेंगे उपसौर, ठीक है, उपसौर होगा, और इसको बोलेंगे अपसौर, ठीक है। बोलिए, इसको एपी है, इसको पेरीहेलियन बोला जाता है, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन बोला जाता है, और इसको एपीहेलियन बोला जाता है, एपीहेलियन। यह बात बता दिए थे। तो क्या होगा मेरे दोस्त, यदि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते लगाते सन के करीब पहुंच जाता है, ठीक है, यदि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते लगाते इसके करीब पहुंच जाता है तो इस घटना को उपसौर बोला जाता है, और यदि पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते सन के दूर चला जाता है तो इसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग एपिसाइड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या बोला जाता है, तो मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है एपिसाइड, ठीक है, एपिसाइड बोला जाता है। यह घटना जो है ना उपसौर पेरीहेलियन की घटना, यह 3 जनवरी को होता है, ठीक है, और यह वाला घटना जो है ना यह 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अपसौर की घटना जो है ना वह 4 जुलाई को होता है, और उपसौर की घटना जो है ना यह 3 जनवरी को होता है। तो एक साथ हमने क्या किया, इस बात को बता दिए। अब हमको बताना है इक्लिप्स के बारे में। चलो इक्लिप्स की कहानी बता देता हूं और काम जो है ना खत्म कर देता हूं, ठीक है, प्लेटो को पढ़ा करके मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेडिंग लगा लीजिएगा इक्लिप्स ग्रहण, ठीक है, ग्रहण लिख लीजिए। उसके बाद में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बता देता हूं। कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, फुल मून क्या होता है, हाफ मून क्या होता है, ठीक है, न्यू मून क्या होता है, सब बताते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लीजिए इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है। ग्रहण क्या होता है तो सुनो, सबसे पहले यहां पर बनाएंगे फिर से डायग्राम, ठीक है, समझाना है तो हम तो डायग्राम बनाएंगे ही। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका मरकरी, उसके बाद हो जाएगा आपका वेनस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अर्थ, फिर हो जाएगा मार्स, ठीक है, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर यहां पर एस्ट्रॉयड बेल्ट हो जाएंगे, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है, यह क्षुद्र ग्रह हो गया। यहां पर यह क्या है, यह जो है क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद में फिर हो जाएगा क्या आपका बृहस्पति हो जाएगा, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो जुपिटर है, और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो शनि है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला जुपिटर, ठीक है। उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा आपका सैटर्न, छल्ली वाले ग्रह, 7 गो रिंग है जी, रिंग वाले हम कहानी बता दिए हैं कि किन किन ग्रह के पास रिंग है। इसको हमने बोला सैटर्न, शनि बोला, उसके बाद में इसको यूरेनस बोला, अरुण बोला, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर इसको क्या बोल दिया, नेपच्यून बोल दिया, ठीक है। चलिए कहानी स्टार्ट, ठीक है, सन के कहानी चलो स्टार्ट करता हूं। इक्लिप्स ग्रहण क्या होता है तो ग्रहण का मतलब होता है ना कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही फेज में आ जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, एक ही फेज में आ जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रहण बोला जाता है, ठीक है, लिख लो। या आकाशों का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है, ग्रहण कहलाता है। तो क्लास 2-3 का डिफिनेशन हो गया जी, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। हमको लगा था कि आवाज जो है ना वह क्या हो गया, चला गया, ठीक है। बोलो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, माइक भी ठीक अभी चल रही है। चलो चलिए इक्लिप्स के बारे में बताता हूं, ग्रहण के बारे में कि ग्रहण है क्या। तो ग्रहण का मतलब होता है मेरे दोस्त कि पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक ही फेज में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाता है, ग्रहण कहलाता है। क्लास 2-3 का किताब पढ़िएगा तो सीधा लिख देगा ना कि इक्लिप्स का मतलब होता है क्या, कि आकाशों का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। हमारे ख्याल से यह डिफिनेशन सही नहीं बना, ठीक है। जब भले लिखना है तो लिख लो, आकाशों का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ग्रहण का मतलब होता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक फेज में आ जाते हैं, ठीक है, एक लिनियर आ जाएगा, तभी तो एक दूसरे से नहीं दिखेगा, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रहण बोलेंगे। नहीं दिखेगा, आकाश अंधकारमय हो जाएगा, ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, ग्रहण बोलेंगे। समझ में आ रही बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान पर ग्रहण आया हुआ है, ठीक है। यदि पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा
चंद्रमा एक ही फेज में आ जाते हैं, एक ही फेज में आ जाते हैं, फेज में आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो इस घटना को सिजबी कहा जाता है। ठीक है, लिख लेना कि सिजबी क्या होता है। सिजबी कहा जाता है और ग्रहण लगते हैं, और ग्रहण लगते हैं एवं ग्रहण लगते हैं एवं आकाश अंधकारमय हो जाता है, एवं आकाश अंधकारमय। ठीक है, आकाश अंधकारमय हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। कहानी समझ में आई बात। यदि पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक ही फेज में आ जाते हैं तो इस घटना को सिजबी कहा जाता है और ग्रहण लगते हैं। ठीक है, एवं आकाश अंधकारमय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला ग्रहण जो है ना, यह दो तरह के ग्रहण होता है, दो ग्रहण होते हैं, दो ग्रहण होते हैं। पहला लिख लीजिए आप क्या, तो पहला लिख लो चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण हो गया, और दूसरा लिख लीजिए सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कहानी सीधा पूछता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो है ना वह पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण जो है ना वह अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है, और पूर्णिमा के दिन जो है ना वह चंद्र ग्रहण लगता है। हम कहानी बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, फुल मून क्या होता है, हाफ मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, सब कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा से समझते चलिए। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण को हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, लूनर LUNAR, लूनर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स। और सूर्य ग्रहण को बोला जाता है सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स, ग्रहण को बोला जाता है इक्लिप्स। ठीक है, चलो हम न्यू मून और फुल मून थोड़ा सा समझा दे जी। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो है ना यहां पर इस तरह से बनाना है आपका सूरज। ठीक है, सन बनाना है, और सन में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 72%, हीलियम की मात्रा 26%, कार्बन की मात्रा और बाकी सब अदर गैसेस की मात्रा है। यहां से कौन सी रे निकलती है, तो अल्ट्रा वायलेट में निकलती है। यदि अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्ट स्किन पर पड़ जाएगी तो क्या होगा, आपको स्किन डिजीज हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो कौन बचाता है, ओजोन की लेयर जो है ना यह बचाता है। ठीक है, बोलिए सॉरी, यह हो जाएगा सूरज, और यहां पर लिख लेना है चंद्रमा। ठीक है, यह क्या है आपका मून, और यहां पर हम बना लेता हूं पृथ्वी, अर्थ बना लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा से समझिएगा। हम कहां पर है, तो हम जो है ना आदमी कहां पर है, तो पृथ्वी पर है। मानव जो है ना कहां है, तो मानव पृथ्वी पर है। जितना घटना होगी वह पृथ्वी से ही ना देखिएगा। तो सूरज की लाइट जो है यहां पर पड़ रही है डायरेक्ट, तो इसके हाफ वाला भाग जो है ना क्या होगा, दिखेगा। यह लाइट वाला को हमने बोल दिया, यह लाइट ऊपर का दिखेगा, और नीचे का भाग जो है ना वह नहीं दिखेगी। ठीक है, बोलिए, नीचे की भाग जो है ना वह चंद्रमा का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। नीचे वाला भाग क्या हो गया चंद्रमा का, तो नीचे वाला भाग जो है ना यह चंद्रमा का क्या हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है। और आप अर्थ पर से देखिएगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यू मून। ठीक है, न्यू मून बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है अमावस्या, अमावस्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में यह जो है ना घूमते घूमते, एक बात याद रखना कि चंद्रमा जो है ना क्या होता है, घूमता तो है और घूमते घूमते अपना भी चक्कर लगा लेता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, अच्छी बात है, सैटेलाइट है, उपग्रह है पृथ्वी का, तो लगाएगा ही, बिल्कुल लगाएगा। लेकिन चंद्रमा घूमते घूमते अपने एक्सिस पर अपना भी चक्कर लगाता है। ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी का ही केवल लगाता है, यह घूमता है पृथ्वी का चारों तरफ। ठीक है, लेकिन अपना भी एक्सिस पर यह घूम जाता है, इसीलिए चंद्रमा का एक ही फेज देखने को मिलती है। यह बात समझ में आ रही है कि चंद्रमा जब पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ वह अपना भी चक्कर लगा लेती है। ठीक है, हेडिंग लगाई थी, एक बार जा करके और गूगल पर सर्च करिएगा ना कि रोटेशन ऑफ मून, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, दिखा देगा कि कैसे यह रोटेट करता है। ठीक है, और फिर इससे लगाना है तो आप क्या करिएगा, जा करके डायग्राम देख लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, या जा करके कहां पर, एथी पर देखिएगा जी, क्रोम पर, और जा करके सर्च करिएगा ना कि रिवॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, मून। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ मून जो है ना कैसे घूमता है आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यह सूरज हो गया, लाइट यह ऊपर पड़ रहा है तो ऊपर वाला भाग दिखेगा, नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा। तो यदि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते लगाते ये अपना भी चक्कर लगा लेता है, और यही कारण है कि एक ही फेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर न्यू मून को हम क्या बोल सकते हैं, अमावस्या बोल सकते हैं। उसके बाद में चंद्रमा जो है ना यहां पर आ गई तो सन की लाइट जो है ना यहां पर पड़ेगा। ठीक है,
यहां पर पड़ेगा तो यह वाला भाग दिखेगा और उसके बाद में यह वाला भाग जो है ना पीछे वाला नहीं दिखेगा, यह वाला भाग जो है नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा, केवल यह वाला भाग दिखेगा। इस तरह से जो है ना यह वाला भाग जो है दिख गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ मून, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ मून। उसके बाद में फिर से चंद्रमा जो है ना यहां पर आ गई, ठीक है, सनलाइट पड़ा तो सनलाइट पड़ा तो ऊपर यह वाला भाग दिखेगा और यह वाला भाग जो है ना वह नहीं दिखेगी, ठीक है, यह वाला भाग जो है ना नहीं दिखेगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे, फुल मून बोले या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पूर्णिमा, ठीक है। उसके बाद में फिर कहाँ आ जाएगा, चंद्रमा जो है ना यहां पर आ जाएगी। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद में सन की लाइट यहां पर पड़ेगा, ठीक है, तो यह वाला भाग जो है ना जो हम डार्क कर रहे हैं यह नहीं दिखने वाला है जी, डार्क मतलब अंधेरा कर दिए, ठीक है, मार्कल से जो रंग रहे हैं, ठीक है, और यह वाला दिखेगा। समझ में आ रही है बात। और फिर से यहां पर चला आया तो देख लो 360 डिग्री घूम तो गया, और यह आपका क्या है, पृथ्वी है। तो सबसे पहले जो है ना ऊपर से लाइट पड़ रही है, नीचे से नहीं दिख रहा है तो अमावस्या, और यहां से देख लो आधा दिख गया तो इसको हाफ मून बोलेंगे, और यहां पर देखो पूरा मून दिख गया, ठीक है, 59% तो देखा ही जा सकता है, एक ही फेज देखने को मिलती है तो यह पूरा दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग फुल मून बोलेंगे। फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, और उसके बाद में न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या, ठीक है। अच्छा, इधर हम लोग क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और इधर क्या हो गया आपका, कृष्ण पक्ष हो गया, इसको हमने क्या बोला, कृष्ण पक्ष बोला। समझ में आ रही है, इसको हमने बोला कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो 14 दिन का होता है शुक्ल पक्ष और 14 दिन का क्या होता है आपका कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है, देखो बताता हूं। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक का समय कहलाता है शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का समय कहलाता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष क्या है, तो शुक्ल पक्ष है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का समय, ठीक है। पूर्णिमा तक का समय क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। और कृष्ण पक्ष क्या कहलाता है, तो कृष्ण पक्ष होता है मेरे दोस्त, कृष्ण पक्ष कहने का अर्थ है कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का समय, ठीक है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय, अमावस्या तक का समय क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका कृष्ण पक्ष। इसको अजोरिया बोला जाता है, इसको अंधेरिया बोला जाता है, ठीक है। यह कृष्ण पक्ष हो गया, यह आपका शुक्ल पक्ष हो गया। और फिर से देख लो अमावस्या वाला और पूर्णिमा वाला तो कहानी हो ही गई। अब हमको बताना है क्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। यह बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 2 मिनट में समझ जाइएगा कि होता क्या है। मिटार दे यह वाला कहानी जो लिखे हैं, ठीक है, मिटाता हूं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है जी, जो जो डायग्राम बता रहे हैं उसको प्लीज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलो, यह कृष्ण पक्ष को नाम मिटारता हूं, समझाना है ना, इसीलिए कहानी जो जो लिखे हैं उस कहानी को मिटार देते हैं, ठीक है। इधर से कहानी को मिटार देता हूं, यहां से न्यू मून, फुल मून, यह सब बात समझ में आ गई। चलो, यह कृष्ण पक्ष हो गया, यहां पर क्या है आपका सूरज है, ठीक है। अच्छा, चलिए, यह हो गई। अब हमको क्या बताना है, पहला बताना है चंद्र ग्रहण और उसके बाद में फिर बताना है सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चंद्र ग्रहण क्या होगा, तो चंद्र ग्रहण कहने का अर्थ होता है कि चंद्रमा नहीं दिखेगी, ठीक है। और चंद्रमा कब नहीं दिखेगी, तो आप हेडिंग लगा लीजिए ना कि चंद्रमा कब ना दिखेगी। देख लीजिए यहां से चंद्रमा जो है ना वह पूर्णिमा के दिन नहीं दिखेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो क्या हो जाएगा, यह आपका चंद्र ग्रहण बन जाएगा। सूर्य ग्रहण जो है ना अमावस्या के दिन लग जाएगा, सूरज नहीं दिखेगा, ठीक है, सूरज नहीं दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा। चलो हम बताते हैं अच्छा से। चंद्र ग्रहण जो है ना इसको बोलते हैं क्या, लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण क्या होगा, तो यहां पर सन बनाना है, सन को स्थिर कर देना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में यहां पर मून बनाना है, ठीक है। और फिर यहां पर क्या बनाना है, पृथ्वी बना देनी है, ठीक है। यह पृथ्वी, तो यदि पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है, ठीक है, यदि पृथ्वी सन और मून के बीच में आती है, जिससे सन तो दिख जाता है, सन दिखता है जबकि आपका चंद्रमा नहीं दिखता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो लिख देना, यदि पृथ्वी सूर्य एवं
चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा के बीच आ जाती है, आ जाती है, तो चंद्रमा, चंद्रमा नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, और इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यदि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, यहां पृथ्वी और यह देखो सन, मून और सन के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण बना देगा। ठीक है, और यह किस दिन लगता है, तो यह पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण के बाद दूसरा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो है ना, यह अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, यह कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। इसको हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। देखो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो यहां सन बना देना है, यहां पर अर्थ बना देना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा कहां आ गई, चंद्रमा जो है ना, मून आ गई सन और पृथ्वी के बीच में। अब देखो चंद्रमा दिखेगा, सूरज नहीं दिखेगा। पृथ्वी पर से जो भी कहानी हो रही है, ठीक है, यहाँ सन दिख रहा है, चंद्रमा नहीं दिख रही है, तो चंद्र ग्रहण। और यहाँ अर्थ से देखो मून दिख गया, जबकि सूरज नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। तो यदि चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है, ठीक है, बीच आ जाती है, तो क्या कहलाता है, यह बीच में आ गई तो कहलाएगा क्या, आपका सूर्य ग्रहण। और यह किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। कहानी समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोलिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समझ में आया। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो यदि चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे क्या होगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा और चंद्र ग्रहण कहलाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, जिससे सूरज नहीं दिखेगा और सूर्य ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के दिन, बार बार बोल रहे हैं जी। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन लगेगा। ठीक है, यह डेट जो है पूछता है कि चंद्र ग्रहण कब और सूर्य ग्रहण कब, मिटा दे। बोलिए। अब थोड़ा सा हमको बताना है क्या, ट्रांजिट के बारे में, प्रागम्य क्या होता है। सुनो, एक कहानी बताओगे, चलो कहानी हम पूछता हूं, कहानी नहीं सवाल पूछता हूं। क्या पूछते हैं से सुनो। अब थोड़ा सा प्लूटो के बारे में, और कहानी आपका खत्म के कगार पर है, बस 2 से 3 मिनट, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमी समाप्त। ठीक है, एक कहानी पूछता हूं कि अर्थ के क्या है, सैटेलाइट जो है ना, इसका मून है। ठीक है, इसका मून क्या है, तो सैटेलाइट है। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखो कि मार्स आपका मरकरी है, वेनस है, और यहां मार्स है, शुक्र, और यहां बुध को देखो, यह बुध हो गया और यह आपका शुक्र हो गया। ठीक है, बुध और शुक्र हो गया, समझ में आ रही है। तो चंद्रमा पर आपका लाइट पड़ रहा है, नहीं पड़ रही, बात को हटा दो। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को हटा दो। यहां पर देखो कि सन और या पृथ्वी के बीच में मून है, पृथ्वी और सन के बीच में बुध है और शुक्र है, तब काहे नहीं ग्रहण लगती है। ठीक है, तो यह 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे होती है। ठीक है, और यही घटना है ना कि यह ग्रहण से बचा लेता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागम्य बोलते हैं। ठीक है, लिख लो नोट में बात डाल करके कि यहां पर मरकरी और वेनस, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, शुक्र सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में है, बीच में है, फिर भी ग्रहण नहीं लगता है, ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि इसके बीच की दूरी, क्योंकि इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा एवं 5 डिग्री ऊपर एवं नीचे होते हैं। 5 डिग्री ऊपर तथा 5 डिग्री एक दूसरे के नीचे होते हैं, एक दूसरे के नीचे होते हैं। ठीक है, नीचे होते हैं और ग्रहण नहीं लगते हैं। ठीक है, और ग्रहण नहीं लगते हैं, जिसे ट्रांजिट कहा जाता है, ट्रांसिट। ठीक है, इसी को परागम्य लिख सकते हैं, परागम्य कहा जाता है। समझ में आई बात कि बुध और शुक्र जो है ना, क्या है, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे है। ग्रहण कब लगेगा, एक ही लाइन में आ जाएंगे तभी ग्रहण लगेगा, एक सिद्ध में आ जाएंगे सब तो ग्रहण लगा देगा।
ठीक है, और एक सिद्ध में नहीं आएंगे तो ग्रहण नहीं लगेगा। देख रहे हो सन के बीच में क्या है, आपका वेनस भी है और मरकरी भी है, फिर भी ग्रहण नहीं लगेगा। एक 5 डिग्री नीचे है तो एक 5 डिग्री ऊपर है, और यही घूमते घूमते जो है ना यह 5 डिग्री यदि कवर कर लेगा ना तो ग्रहण लग जाएगी। ठीक है, यहाँ सन से लेकर के पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है जी, 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से सूरज की दूरी इतना, समझ रहे हो दूरी। ठीक है, जिसके कारण ग्रहण लगेगा ही नहीं आपका मरकरी और वेनस के कारण। हमेशा ग्रहण जो है ना मून से लगेगा। क्यों? क्योंकि मून जो है जस्ट मथुरे पर है। ठीक है, सैटेलाइट। तो ट्रांजिट वगैरह समझ में आई बात। अच्छा, अब सुनो, कभी कभी होता क्या है ना, यहाँ कहानी कि चंद्रमा चमक तो रहा है। ठीक है, चंद्रमा जो है ना चमक रही है, बिल्कुल चमक रही है। होता क्या है ना कि इसका लाइट कलर जो है ना वह रिफ्लेक्ट होकर के कहां पहुंच जाता है, पृथ्वी पर पहुंच जाती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है कि नहीं, तो यह भी डिफ्लेक्ट कर देता है और चंद्रमा पर भेज देता है। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ जो है ना ज्यादा होता है। सुनो पहले बात को, सूरज का लाइट चंद्रमा पर पड़ा, ठीक है, और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा कि नहीं, तो पृथ्वी के सरफेस पर आने से पहले ही डिफ्लेक्ट कर देगी पृथ्वी, और उसके बाद में कहां पहुंचा देगी, यह पहुंचा देगी आपका मून के ऊपर। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसके चलते चंद्रमा लाल दिखने लगेगा। ठीक है, चंद्रमा लाल कब दिखेगा, कहानी समझ में आई? बोलिए, चंद्रमा लाल तब दिखेगा कि सूरज से पड़ रहा लाइट चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिससे लाइट डिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा अर्थ के सरफेस की तरफ। सौर मंडल में जाने के बाद रेड लाइट का लाल किरण का क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसके कारण पृथ्वी डिफ्लेक्ट कर देगी और फिर से भेज देगी मून के पास, और मून क्या दिखेगा आपका, लाल दिखेगा। समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, आपका प्लूटो। ठीक है, यह समझ में आ गई? बोलिए, प्लूटो के बारे में लास्ट टॉपिक प्लूटो, इन डिटेल हमने कहानी को बता दिया जी, इससे बाहर नहीं जाएगा। प्लूटो, 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 प्लूटो क्या है? यह ग्रह के श्रेणी में नहीं है, यह ग्रह के श्रेणी में न है। ठीक है, में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ना यह उपग्रह से छोटे हैं, यह उपग्रह से छोटे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह कहा जाता है। इसका कोड क्या है? तो कोड जो है ना यह 134340, 134340, यह जो है ना किसका ऑर्बिट को काट देता है, तो यह जो है ना आपका वरुण के ऑर्बिट को काट देता है। ठीक है, और वैसा ग्रह, ठीक है, जो क्या है उपग्रह से भी छोटा है, उसको ग्रह नहीं माना जाता है। समझ में आ रही है बात? यह बौना ग्रह उपग्रह से छोटा है। ठीक है, मून से भी छोटा है जी, मून से भी छोटा, मून से भी छोटा है, इसीलिए जो है ना इसको ग्रह नहीं कहा जाता है प्लूटो को। यह वरुण के ऑर्बिट को काट देता है। ठीक है, ऑर्बिट को काट देता है। ठीक है, और यहां पर कहानी आपका क्या हो गई, एस्ट्रोनॉमी का खत्म हो गया। तो बताइए मेरे दोस्त, क्लास जो है ना वह कैसा लगा? कल की क्लास जो है ना आपका टोपोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, स्थलाकृति से स्टार्ट करेंगे। क्लास लगी अच्छा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगी तो डिसलाइक करके जाइए। आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है, और विनती भी नहीं करेंगे। अच्छा लग रही है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए। प्लीज यहां से सीख करके जाइए, लाइक और डिसलाइक करने नहीं आए और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं आए हैं। ठीक है, अच्छा से पढ़ते जाइए, सिलेक्शन लेते जाइए। ठीक है, और कल मिलेंगे क्या हम टोपोग्राफी के साथ। समझ में आ रही है बात? क्लास अच्छा लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लगी उसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहना है, मेहनत दबा करके करना है और लंद फंद के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं। देखो एक बच्चा क्या बोल रहा था, एक बच्चा हमसे बोला कि सर हम जो है मैसेज करते हैं उसको, लेकिन वह मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है और लिखती है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो हम कहें कि बाबू तुम उसको मैसेज क्यों करते हैं? पता है ना कि धन गया ना गया कुछ भी, स्वार्थ गया कुछ जाता है, गया स्वाभिमान जो मनुष्य का, समझो सब कुछ चला जाता है। इसलिए स्वाभिमान कबो नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में यदि कोई आपको इग्नोर करता है तो आप जो है ना उसको दिल से ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसी टॉपिक के साथ अगला क्लास में मिलते हैं, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।